कोठी के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े त्रिपुरारी और ललिता के चेहरे पर अपमान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बरसों तक जिस घर को उन्होंने अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की थी, आज उसी घर के नौकर तक उनकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। नागेश्वर ने आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोनों ने दोबारा इस कोठी की तरफ कदम बढ़ाया तो वह खुद पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा देगा। रूहानी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके मन में जीत की खुशी कम और इस बात का दुख ज्यादा था कि परिवार का ही एक सदस्य इतना नीचे गिर सकता है। दूसरी तरफ गुरु को लग रहा था कि अब शायद उनकी जिंदगी में शांति लौट आएगी, लेकिन त्रिपुरारी की खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही वह कोठी से दूर गया, उसने ललिता का हाथ पकड़कर कहा कि अब खेल असली शुरू होगा। अब वह सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि नागेश्वर की पूरी संपत्ति अपने नाम करके रहेगा, और इसके लिए चाहे उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उधर कोठी के अंदर नागेश्वर ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब परिवार को एकजुट रहना होगा, क्योंकि त्रिपुरारी जैसा आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। गुरु ने भी सभी को सतर्क रहने की सलाह दी। रूहानी ने हॉस्पिटल के केस की सारी फाइलें पुलिस को सौंप दी थी और जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि त्रिपुरारी पिछले कई महीनों से कुछ बाहरी लोगों के संपर्क में था। यह लोग जमीनों पर अवैध कब्जा करवाने और फर्जी वसीयत तैयार करने का काम करते थे। जब यह खबर त्रिपुरारी तक पहुंची तो वह और ज्यादा बेचैन हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर पुलिस उन लोगों तक पहुंच गई तो उसके पुराने कई राज भी खुल सकते हैं। इसलिए उसने तुरंत अपने सारे पुराने सबूत मिटाने शुरू कर दिए और एक नया खेल रचने लगा। शहर के एक पुराने होटल में छिपकर रह रहे त्रिपुरारी ने अपनी नई योजना पर काम शुरू किया। उसने एक ऐसे वकील से संपर्क किया जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। त्रिपुरारी ने उसे भारी रकम देने का वादा किया और नागेश्वर की संपत्ति से जुड़े पुराने कागजात निकलवाने को कहा। कई दिनों की जांच के बाद वकील ने बताया कि नागेश्वर की एक पुरानी वसीयत मौजूद है जिसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं। बस फिर क्या था, त्रिपुरारी को जैसे नई उम्मीद मिल गई। उसने फैसला किया कि वह फर्जी दस्तावेज बनाकर यह साबित करेगा कि नागेश्वर की ज्यादातर संपत्ति पर असली हक उसी का है। ललिता भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी। दोनों दिन रात बैठकर नई साजिशें रचने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पीछा कोई और भी कर रहा है। रूहानी को शुरू से ही शक था कि त्रिपुरारी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपने स्तर पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने बताया कि त्रिपुरारी शहर के एक होटल में कुछ संदिग्ध लोगों से मिल रहा है और नागेश्वर की संपत्ति से जुड़े कागजात तैयार करवाए जा रहे हैं। यह सुनकर रूहानी और गुरु तुरंत सतर्क हो गए। दोनों ने पुलिस की मदद से गुप्त जांच शुरू करवाई। धीरे धीरे कई ऐसे सबूत मिलने लगे जिनसे साफ हो गया कि त्रिपुरारी एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उनके पास उसे गिरफ्तार करवाने लायक पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। इधर नागेश्वर को भी लगातार धमकी भरे पत्र मिलने लगे। उन पत्रों में लिखा होता कि अगर उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा किसी खास नाम पर नहीं किया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शुरुआत में नागेश्वर ने इन पत्रों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसके बिजनेस में अचानक अजीब समस्याएं आने लगीं, तो वह चिंतित हो गया। कुछ महत्वपूर्ण सौदे टूट गए, बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने लगी और कंपनी के शेयरों में गिरावट आने लगी। गुरु ने जांच की तो पता चला कि कोई अंदर का आदमी ही यह सारी जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उनका दुश्मन बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ त्रिपुरारी अपनी चालों पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने नागेश्वर के ऑफिस में ही एक व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था। एक रात त्रिपुरारी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक और खतरनाक योजना बनाई। उसका मकसद था रूहानी को फिर से किसी झूठे मामले में फंसाना। उसने हॉस्पिटल के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करवाने की कोशिश की
ताकि ऐसा लगे कि बच्चे की मौत में रूहानी का ही हाथ था। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ नहीं थी। जिस कर्मचारी को उसने पैसे देकर खरीदा था, उसी कर्मचारी ने बाद में डर कर सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस को अब पहली बार ऐसा गवाह मिल गया था जो त्रिपुरारी के खिलाफ अदालत में बयान देने को तैयार था। यह खबर सुनते ही त्रिपुरारी बौखला गया। उसे लगने लगा कि उसका पूरा खेल बिगड़ सकता है। तभी उसने फैसला किया कि अब वह सीधे गुरु और रूहानी पर हमला करेगा। उसी दौरान गुरु और रूहानी के रिश्ते में भी नई मजबूती आ रही थी। दोनों ने मिलकर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। नागेश्वर को भी अब महसूस होने लगा था कि रूहानी ही इस घर की असली ताकत है। एक दिन उसने पूरे परिवार के सामने रूहानी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आज वह जेल में नहीं है और परिवार सुरक्षित है, तो इसका श्रेय सिर्फ रूहानी को जाता है। यह बात सुनकर रूहानी भावुक हो गई। लेकिन दूर बैठा त्रिपुरारी यह खबर सुनकर आगाबूला हो उठा। उसे लग रहा था कि जिस सम्मान और ताकत पर कभी उसका अधिकार था, अब वह सब धीरे धीरे रूहानी को मिल रहा है। यही सोचकर उसने एक ऐसा दांव खेलने का फैसला किया जिससे पूरा परिवार टूट जाए।